नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करंट की चपेट में आने से 11 लोग झुलस गए हैं। 11 लोगों की माफ कीजिए मौत हो गई है और 10 लोग झुलस गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, अभी ये कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उत्तराखंड के चमोली में ये बड़ा हादसा माना जा रहा है। करंट लगने से 11 की मौत, 10 से ज्यादा लोग झुलसे और करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए हैं। अब इस पर हम ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और कैसे ये बड़ा हादसा हो गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, कहां लापरवाही हुई या फिर क्या हादसे की वजह बना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और जल्द ही पुलिस प्रशासन टीम इस पूरे हादसे को ब्रीफ भी करेगी, तब हम ज्यादा जानकारी इस पर और ले पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये अभी तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट में करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग झुलसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। और आपको बताएं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली से पुलिस प्रशासन की टीम इस बड़े हादसे में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड के चमोली में यह बड़ा हादसा माना जा रहा है। तो करंट लगने से 11 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। आपको बताएं कि करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है और इसी के साथ साथ अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटा है। तो देखिए, वजह निकल करके सामने आ गई है। अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटा। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। अलकनंदा में ट्रांसफार्मर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए हैं और अभी भी देखिए, पुलिस प्रशासन राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है और हम सभी यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इसमें और ज्यादा जान माल की हानि ना हो। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं, प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और ना बढ़े। अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटा जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आप अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं। परिजन जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनका भी बुरा हाल हो गया है। हर कोई जानना ये चाहता है कि उनके परिवार का सदस्य कहीं इस हादसे की चपेट में तो नहीं आ गया। और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को बचाना है और ज़्यादा लोगों की मृत्यु ना हो इस बड़े हादसे में, इसकी कोशिश की जा रही है। सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुदीप, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इस बड़े हादसे का कारण क्या है? क्या अलकनंदा में ट्रांसफार्मर फटा, यही इसका प्राथमिक कारण माना जा रहा है? देखिए, चमोली जिले के पीपलकोटी में नमामि गंगे योजना, जो भारत सरकार की योजना है, इसके तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, क्योंकि जो सीवर है वो सीधे गंगा में न जाए, वो ट्रीट होकर जाए। इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर काम चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी के क्रम में ये निर्माण कार्य चल रहा था चमोली जिले के पीपलकोटी के निकट, जहाँ सुबह एकाएक तेज धमाके के बाद कई लोग बेहोश होकर गिरे। तो पहले समझ नहीं आया कि आखिर क्या वजह रही होगी, परंतु कुछ देर बाद ये साफ हो गया कि करंट लगने से लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक रूप से भी जो थोड़ी देर पहले मेरी आईजी गढ़वाल से बात हुई, उन्होंने तो 4 लोगों की पुष्टि की है
परंतु स्थानीय लोग 11 और इससे अधिक की संख्या मान रहे हैं कि इससे अधिक की संख्या हो सकती है। लेकिन प्रशासन ने बहुत तत्परता दिखाई है। घटना होते ही तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कराकर घायलों को अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां उनको इलाज के उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और निकट बने एक अस्पताल में ले जाया गया है। और शासन स्तर से बड़े अफसर भी चमोली जिले के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कॉल ये भी आई है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था होगी लोगों की मदद के लिए। सुदीप, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं, क्या वो यहाँ पर इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, काम के दौरान ये हादसा हुआ, और अभी हम क्या उम्मीद करें कि कितनी जल्दी लोगों का रेस्क्यू किया जा सकता है, कितनी जल्दी लोगों को बाहर निकाला जा सकता है? जी देखिए, दो बातें हैं। ये नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा था और ये सब श्रमिक और प्रोजेक्ट से जुड़े लोग ही बताए जा रहे हैं। इसमें 2 लोग स्थानीय भी बताए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि मैं कह रहा हूं, अभी किसी अधिकारी से आधिकारिक बात नहीं हो पा रही है और प्रशासन का भी इस बात पर फोकस है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत जो करंट का प्रवाह था वो इतना ज़्यादा था कि लोग उफ करने का भी मौका नहीं पाए और सीधे जमीन पर धराशायी हो गए, गिर गए। और जहां तक आपने इलाज और मदद की बात की है, तो इलाज तेजी से जारी है। हमें एम्बुलेंस के भी विजुअल्स दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो घायलों को लेकर जा रही है। सुदीप, इसी के साथ साथ हम अगर तस्वीरों में देखें तो हम परिस्थिति समझ सकते हैं कि चीख पुकार एक तरफ से मच गई है, लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं उनके परिवार का सदस्य तो इस हादसे में नहीं आ गया है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सिचुएशन को स्थिर करना और पुलिस को भी ये देखना कि स्थिति बिल्कुल भी बिगड़े ना, सभी को शांत भी करना और सभी को निकालना भी। तो इस वक्त पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, इसीलिए जो मेरी वहाँ जिले के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और डिटेल्स ले रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ के लोग थे, इनके नाम पते आदि क्या हैं, ताकि उनके परिजनों को सूचना दी जा सके। दूसरा, जो घायल हैं, यदि जिन्हें चिकित्सक यदि से सलाह देते हैं कि इन्हें हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है, तो उनको हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा। इसके लिए समस्त तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी और जो एसपी हैं चमोली जिले के, वो मौके पर मौजूद हैं, निगाह बनाए हुए हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी और फाइन डिटेल आना बाकी है कि जो मृतक हैं उनके नाम क्या हैं, जो घायल हैं उनके नाम क्या हैं। परंतु तेजी से इस पूरी घटना के बाद इस पूरी जो मौके की स्थिति है, जो घायलों की हालात हैं, उनकी ओर मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। सुदीप, इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि क्या इस पूरे हादसे की जांच भी बैठेगी कि आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम यही समझ पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फटा है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक यही जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो क्या इस पूरे मामले में जांच भी बैठेगी कि कैसे हादसा हुआ? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल वाजिब कही है और ये जिलाधिकारी का अधिकार है, वो इस प्रकार की घटनाओं के बाद मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी देते हैं। इस प्रकरण में भी जांच के आदेश दिए जाएंगे। परंतु अभी फायर फाइटिंग एजेंडा, यानी अभी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इस बात की है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द राहत उपचार पहुंचाई जाए, उनके परिजनों को सूचना दी जाए, मौके पर क्या उसकी स्थिति ना हो, लोग परेशान ना हो, स्थिति को नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आज एक राहत की बात यह है कि आज कहीं भी गढ़वाल मंडल में बारिश या भारी बारिश की कहीं जानकारी नहीं है कि जो राहत या बचाव कार्य प्रभावित हो, तो थोड़ा सा मौसम का भी साथ मिल रहा है। और ये भी जानने की आवश्यकता होगी कि क्या जहां काम चल रहा है वहां क्या करंट बंद था या चालू हालत में ही काम कराया जा रहा था, या चूंकि बारिशों में जैसा कि हम देखते हैं कि कई दफा लाइन बंद होने के बावजूद भी करंट उतर आता है अर्थ के कारण, कहीं ये वो वजह नहीं थी। परंतु ये सारे वो विषय हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, मौके पर जांच करने वाले। इसमें चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इनकी आपस में क्या कोऑर्डिनेशन था, क्या अनुमति ली गई थी मौके पर काम करने से पहले बिजली के प्रोजेक्ट के लिए, कि जो बिजली की लाइन तार आदि प्रोजेक्ट के निकट चल रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट के निर्माण के समय बंद किया जाए। तो ये सारी वो बातें हैं जो जांच के बाद और साफ हो पाएंगी। ठीक है सुदीप, मैं लौट रही हूँ आपके पास। करण सिंह हमारे साथ आईजी गढ़वाल से बने हुए हैं, आईजी हैं गढ़वाल के। करण सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह के हादसों में हम क्या समझे प्राथमिक तौर पर कि क्यों यह हादसा हुआ होगा? अभी जो है जैसे पता चला है, वहाँ घटनास्थल पर हमारे पुलिस अधीक्षक चमोली मौजूद है। हरमनी गांव है पीपल कोटी के पास, लगभग चमोली मुख्यालय से ये 3-4 किलोमीटर दूर है ये। तो रात में ये गणेश
सन ऑफ महेंद्र के इलेक्ट्रोक्यूशन से मृत्यु हो गई। सुबह जब इसकी डेड बॉडी देखी हुई तो वहाँ ये मांग की कि प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर जो है तब जाके इसकी कार्रवाई करने देंगे। तो इस पर वहाँ चौकी इंचार्ज हमारे सब इंस्पेक्टर प्रदीप रावत जी और अन्य होमगार्ड इत्यादि गए वहाँ। तो पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही थी, उसी समय इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और वहाँ जो भी मौजूद लोग थे उनके करंट लगने से घायल हो गए वो। अभी पता चला है कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर है चौकी इंचार्ज प्रदीप रावत, उसकी भी डेथ हो गई है। जो उनके हमराह है होमगार्ड मुकंदी लाल, उनकी भी डेथ हो गई है। और बहुत सारे लोग अभी 10-12 लोग बहुत गंभीर स्थिति में है, वहाँ हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इतनी अभी ताजा खबर अभी मिली है हमें और हम लोग भी अभी घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करण सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी घटना के बारे में आपने अपनी बात रखी। और सुदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2024 में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर दाव लगाने का पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस पीडीए समीकरण के साथ अगड़ों को भी साधने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए सपा की नजर ब्राह्मणों, राजपूत, कायस्थ मतदाताओं पर भी है, जिन्हें साधने के लिए पार्टी में उन चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है जो इन वर्गों से आते हैं। इस कड़ी में क्षत्रिय समाज को साधने की जिम्मेदारी सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को दी गई है, जिनके नेतृत्व में 23 जुलाई को लखनऊ के इंटौजा में क्षत्रिय सम्मेलन कराया जाएगा। बाद में अन्य वर्गों के भी सम्मेलन होंगे, जिनमें सपा ये कोशिश करेगी कि वो सभी वर्गों के पैरोकार के तौर पर खुद को पेश करे। अब तक यादव मुस्लिम समीकरण यानी कि एमवाई के सहारे ही कई बार सत्ता में रहने वाली समाजवादी पार्टी की इस बदली राजनीति की वजह क्या है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या मुसलमानों का वोट बैंक उसके साथ आगे रहेगा भी कि नहीं, इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता शंका में हैं क्या? और सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि अगड़ी जातियां जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रही हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ पाएंगी, वो भी ऐसे दौर में जब बीजेपी अपने सबसे शानदार सियासी दौर में है। क्या कोई ऐसा कारण दिखता है जो अगड़ी जातियां सपा पर भरोसा कर पाएगी? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अपनी रणनीतियों को बदल रही है, क्या समाजवादी पार्टी को यह समझ आ गया है कि अब मुस्लिमों, यादवों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को छोड़ करके इनके साथ साथ अब ध्यान देना है अन्य जातियों पर भी, और इसलिए बात की जा रही है ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, कायस्थ की, यानी कि अगड़ों को साथ लेकर के चलने की अब बात कही जा रही है। तो बड़ा सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी को क्या अब जाकर के अगड़ों की याद आई है? इससे पहले क्या कभी अगड़ों को शामिल नहीं किया जा रहा था समाजवादी पार्टी में? क्या समाजवादी पार्टी में अगड़ों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी? तो ये तमाम सवाल मुंह बाए खड़े हैं और इसी के आधार पर आज हम सवाल जवाब करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और सपा का ये स्वर्ण कार्ड आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी की रणनीति बदली नजर आ रही है? कि समाजवादी पार्टी को भी समझ आ गया है कि सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी जाकर के सत्ता में वापसी हो सकती है। अकेले मुस्लिमों और यादवों के सहारे राजनीति नहीं हो सकती। और सवाल ये भी कि क्या अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि मुस्लिमों का वोट बैंक उनसे छिटक रहा है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूँ। सुरेंद्र कुमार नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। भुवन भास्कर जोशी जी, आपके भी इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी। और शुरुआत मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी आपके साथ करना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि आज तक तमाम राजनीतिक विश्लेषक और खुद समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी ये कहते हैं कि हम जिस रणनीति पर चलते हैं वो समाज के सामने है। हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, हम बात करते हैं यादवों की, हम बात करते हैं पिछड़ों की, लेकिन वक्त बीतते बीतते आगे आते आते आपको पता चल गया है कि क्या अगड़ों को साथ लेकर ही चलना होगा, तभी जाकर के सत्ता में वापसी होगी। अगड़ों की याद समाजवादी पार्टी को क्या अब आई है क्या? देखिए कीर्ति जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एनडीए है उसका मुकाबला पीडीए करेगा।
और पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पीड़ित है वो तीनों वर्ग है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने संगठन स्तर पर भी और जब सरकार रही है तब भी अगड़ों को उन्होंने भूमिका देने का काम करा, और संगठन में भी बहुत सारी अगड़ी जाति के लोग नुमाइंदगी करते हैं, और उनकी सोच है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को मिलके आगे बढ़ाया जाए। इस सोच के साथ माननीय अखिलेश यादव जी काम करते हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप तो ये कह रहे हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों की, यादवों की बात करती है, उनके लिए बाकी जातियां कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन आपने सुना कि प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी क्या कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमारे संगठन में ही खुद जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो अगड़ी जाति से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल 2 या 3 ही जातियों की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। केवल आप ही बात नहीं करते सबका साथ सबका विकास की, हम भी बात करते हैं। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रोफेसर साहब जिस हिसाब से अभी कह रहे हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी जो बयान देते हैं, जो कथनी और करनी में बहुत का फर्क है समाजवादी पार्टी। तो उसका एक ही कारण है, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन से 2014 के बाद से लगातार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग का नारा दिया। हमने सभी जातियों को लेके चला। यही लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी जो है मुसलमान का भला नहीं करता है, इसका भला नहीं करता, उसका भला नहीं करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की भला हुई है तो वो मुसलमान समाज की भला हुई है। और कहते थे YM का समीकरण इन्होंने दिया था, यादव मुसलमान का समीकरण दिया। हम लोगों का समीकरण है YM, योगी प्लस मोदी जी का समीकरण हमारा है, हमारा विकास का समीकरण है, इनका जातिवाद का समीकरण है हमारा। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका कनेक्शन जो है वो हमसे टूट चुका है। बहरहाल हम समझ चुके हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, मैं आपको भी इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। मोहम्मद आमीन जी, ये सीधे तौर पर आपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी ने कभी इतना खुलकर के अगड़ों के बारे में बातचीत की है, जो कि बातचीत की जानी चाहिए थी? देखिए, ना तो मुलायम सिंह जी के टाइम की जब ये स्थापना हुई थी उस टाइम कोई अगड़ों की बात की गई थी। ये इस मुद्दा ही लेके स्टार्ट हुई थी पार्टी कि हम पिछड़ों का विकास चाहते हैं, जो शोषित समाज है उसका विकास चाहते हैं, अल्पसंख्यकों का विकास चाहते हैं। ये बात को लेके समाजवादी का एक स्वरूप समाजवाद का आया था। लेकिन जब भी इनकी सरकारें बनी या इन्होंने पावर मिली, इन्होंने लिया तो सबका साथ, सबका विकास करने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया और अपने यादव समाज का विकास किया। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी का विकास किया और उन पार्टी में खास तौर से जो यादव वर्ग के लोग थे उनको, चाहे वो समाज में अपना स्थान देने की बात हो, राज्यसभा, लोकसभा और MLC, इन सब पदों पे उन्हीं को ज्यादा प्राधान्य दिया गया और अपने यादव समाज को दिया या परिवारवाद को दिया। इन्होंने कभी भी अच्छे पदों पर किसी को नहीं रखा, चाहे वो सरकार में रहे हो तो चाहे वो जो भी मलाईदार पोस्टें होती थी उस पोस्टिंग पे यादव समाज के लोग रखे जाते थे और इसीलिए इस पार्टी का विकास नहीं हो सका। आज की डेट में कहते हैं कि ऑल इंडिया सुप्रीमो साहब, इनकी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और उसमें 22 में अभी इन्होंने अपना हाल देख लिया है, इनका क्या हाल हुआ है। जहां तक सवाल है बीजेपी का, तो बीजेपी कहती आई है शुरू से सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए, और कहना शुरू किया था मोदी जी ने 14 से सबका विश्वास। तो वो देखने को मिल रहा है समाज में कि उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, जिसके कारण हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं। आज देखिए बीजेपी के अंदर अगड़े लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े लीडर हो, उनको, नितिन गडकरी जी को, सभी को देखिए बड़े बड़े लीडरों को शामिल किया गया है। जहां तक सवाल है पिछड़ों का, तो पिछड़ों को भी शामिल किया गया है और हर एक को मंत्री पद दिया गया है। और ज्यादातर जहां तक सवाल है सबका साथ, सबका विकास, तो आपको देखने को मिला होगा, आज देखने को मिल भी रहा है कि योगी जी ने भी अपने प्रदेश में हर एक को साथ लेके चलने की कोशिश की है। यही वजह है कि अभी आपने देखा जो चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन में तो इनकी हार हुई है, और जो बाई इलेक्शन हुए चाहे वो आजमगढ़ है या रामपुर है या अभी भी छोटे चुनाव जिसको ब्लॉक स्तर के कहते हैं मेयर के, इसमें से देखिए कितने लोग आए
और यही कारण था कि इन्होंने मुस्लिम याद आई है। और इसी के साथ साथ एक और आरोप ये भी है समाजवादी पार्टी पर कि जो प्लान बीजेपी बनाती है वही प्लान समाजवादी पार्टी कॉपी कर लेती है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और अब आप उसी की तर्ज पर चल रहे हैं आगे कि सभी को साथ लेकर के चलना है। देखिए कीर्ति जी, चाहे हमारे राजनीतिक जो विरोधी कुछ कहे, चाहे विश्लेषक साहब कुछ कहे, राजनीति में आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और 22 के चुनाव को अगर हम उठा लीजिए तो पता चल जाएगा कौन भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर लड़ाई है सीधे सीधे, तो केवल समाजवादी पार्टी से लड़ाई। और रही बात हमें किसका वोट मिला क्या नहीं छुपा, ये किसी छुपाव नहीं है। हमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का वोट मिला। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, कुछ कमियां रही, उस पर विश्लेषण हो रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बहुत बात को बोली है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे हैं इनके धनबल से, शासन प्रशासन से, और इनके जो साइलेंट पार्टनर है बहुजन समाज पार्टी और चाहे हैदराबाद। चलिए वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि जब भी समाजवादी पार्टी से बात की जाती है कि क्या आप जातिवादी राजनीति करते हैं, तो आप लोग मना कर देते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम सभी के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फिर हम इससे क्या समझे कि कहीं पर क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा है तो कहीं पर कौन सा सम्मेलन हो रहा है? देखिए कीर्ति जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से जवाब देना चाहता हूँ। राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? राजनीति का उद्देश्य होता है सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। क्या क्षत्रिय इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ब्राह्मण इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या कायस्थ इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या बैकवर्ड क्लास इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या अल्पसंख्यक समाज इसका नहीं है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस समाज का हिस्सा नहीं है? इस समाज के सभी लोगों को हिस्सेदारी मिले, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है। ठीक है सुरेंद्र जी, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत जल्दी से आप रिप्लाई कीजिएगा। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि सभी समाज की जो है जरूरत है। आज ही इनको क्यों ये ध्यान आया? इससे पहले क्यों नहीं इनको अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित इनका ध्यान आया? क्योंकि अब ये देख लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी जो है ना सियासत, जो कुर्सियां थी, जो इनकी जमीन थी, वो खिसक गया है, जिसके कारण अब इनको ध्यान आया कि मुझे सबको जो है ना अब आगे लेके आना है। जो कि हमने जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे पीछे ये समाजवादी पार्टी कर रही है। ये अच्छी बात है। अगर समाज का सुरेंद्र कुमार जी कहने के लिए बात बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ये सलाह आपके लिए भी है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि आगामी चुनावों में सबको संभल करके चलना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल देखिए कीर्ति जी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, हम विकास के नाम पर गए हैं, विकास के नाम पर जाएंगे और विकास के नाम पे ही चुनाव जीत के आएंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि जनता विकास को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा